नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लीमर ऑफ होप। मेरा नाम है सत्यम। हाजिर हूँ आपके सामने एक ऐसा खबर लेकर जो काफ़ी गंभीर है। जी हाँ, हाल ही में देश में अरावली पर्वतमाला को लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। क्या वाकई अरावली संकट के साथ कुछ बड़े खतरे भी लेकर आए हैं, जिनके बारे में हम सबको आगाह होना बहुत ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा यूनिफॉर्म डेफिनेशंस को लेकर मंजूरी दी है, जिसके मुताबिक आसपास की जमीन, जी हाँ गौर फरमाइएगा, आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची कोई भी भू आकृति ही अरावली मानी जाएगी। और दो या दो से ज्यादा पहाड़ियां अगर एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में है तो वो अरावली रेंज कहलाएगी। ये जो नई परिभाषा है, जो रिकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये खलबली मचा कर रखा है। क्योंकि भारत जहां इकोसिस्टम को बचाने के लिए ना जाने कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, उनके मेंबर रह चुके हैं, ताकि इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाए, वहीं इस तरह के फैसले जो हैं लोगों को और कुछ राज्यों को स्तब्ध कर रखा है। बताया जाता है कि जो डेफिनेशंस हैं उसमें बताया गया कि ओनली 100 मीटर्स की बात की गई है, और 100 मीटर्स की जो बात की गई है वो लोकल रिलीफ के अकॉर्डिंग, मतलब जो आसपास की भूभाग है, जो जमीनें हैं, जो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ उसी पहाड़ी को अरावली रेंज माना जाएगा, अरावली की पहाड़ी मानी जाएगी। लेकिन जो एफएसआई है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, उनका एस्टिमेट है कि अगर इस डिफिनेशंस को मद्देनजर रखा जाए तो जो 92% ऑफ द हिल्स है वुड बी आउट ऑफ दिस एम्बिट। इस एम्बिट के ये जो डेफिनेशंस दिया गया है इसके बाहर हो जाएंगे, यानी कि उस पर माइनिंग कर सकते हैं, उस पर अर्बनाइजेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये डिफिनेशंस जो है क्या लीगल हैं, क्या उचित है, ये सारी चीज़ों पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो अरावली का जो इंपॉर्टेंस है वो कितना है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्क्राइब करता है, वो वर्णन करता है अरावली को एक ग्रीन लंग्स ऑफ इंडिया के तौर पे। कैसे करता है, कैसे ये भारत को प्रोटेक्ट करता है, वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी अरावली का जो मिनरल वेल्थ है कहीं ना कहीं इंडिया को हेल्प किया है इकोनॉमिकली। तो जो दो फीचर्स है ना, जो कंट्रास्टिंग फीचर्स हैं, एक तरफ डेवलपमेंट को लेकर, दूसरी तरफ इकोलॉजी कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, माइनिंग को लेकर, तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो कैसे इससे हम लोग पार पाएं, दोनों को मिलाकर चलें, सस्टेनेबिलिटी को दरकिनार न करते हुए डेवलपमेंट भी करना है। तो ये सारी चीजों पर हम लोग चर्चा आगे करेंगे। बात जब अरावली की करते हैं तो अरावली रेंज जो है ना वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, लगभग 2 बिलियन ईयर्स बैक दैट एक्ट्स एज ए, और ये जो अरावली रेंज है एक्ट करता है सील्ड के तौर पे, बचाता है हमें। किस चीज से बचाता है, तो प्रिवेंट करता है जो ईस्टवर्ड स्प्रेड होता है ना, थार डिजर्ट, वहां की जो हवाएं बहती है, ईस्टवर्ड स्प्रेड होता है थार डिजर्ट को, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में ना आ जाए। बाई ब्लॉकिंग हॉट ड्राई विंड्स एंड सैंड दे मेंटेन सॉइल मॉइस्चर एंड प्रिवेंट द डिजर्ट फ्रॉम एडवांसिंग इनटू हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड बियॉन्ड। वो ब्लॉक करता है, जो अरावली रेंज है ना वो ब्लॉक करता है ड्राई विंड्स को, सैंड्स को, ताकि वो जो अरावली रेंज के इस तरफ जो स्टेट्स हैं, जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, वहां डिजर्टिफिकेशन नहीं हो, है ना। जो सैंड्स हैं वो हवा के साथ इधर ना आ जाए, तो वो ब्लॉक करता है और डिजर्टिफिकेशन को रोकता है। विदाउट दिस बैरियर, अब ये अरावली रेंज अगर नहीं होता तब क्या होता कि लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया का जो ज्यादा पार्ट्स हैं, है ना, बहुत बड़े पार्ट जो है वो टर्न हो जाता, किस चीज में, एरिड हो जाता, वहां डिजर्टिफिकेशन होता, वहां सुखाड़ आ जाता, थ्रेटनिंग, जिसके जो क्या करता, एग्रीकल्चर को थ्रेटन करता, वल्नरेबल हो जाता, और फूड सिक्योरिटी भी वल्नरेबल हो जाता। अगर दिल्ली एनसीआर के दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो हम लोग भली भांति जानते हैं कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड रीजन्स है दिल्ली एनसीआर, बट जो अरावली है दे ट्रैप डस्ट फ्रॉम द थार, जो थार डिजर्ट है, तो जब वहां ईस्ट वर्ड हवाएं चलती है तो उसमें जो डस्ट होते हैं उसको वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके पार्टिकुलेट्स को एब्जॉर्ब करता है, और वो
ग्रीन लंग्स की तरह एक्ट करता है अरावली रेंज। जब उसका डिस्ट्रक्शन किया जाएगा, सपोज दैट वुड इंटेंसिफाई हीट वेव्स। अब वो बढ़ाएगा, किस चीज को बढ़ाएगा? हीट वेव्स को बढ़ाएगा, स्मोक को बढ़ाएगा, एयर क्वालिटीज क्राइसिस होगा वहां पे, जो अभी सिचुएशन है वो और वर्स होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंस है अरावली का, कि अरावली का जो रेंज का जो फ्रैक्चर्ड रॉक्स है, टेरेन जो है वो अलाउ करता है रेन वाटर को पर्कुलेट करने के लिए, अंदर जाने के लिए। उसका जो फ्रैक्चर्ड टेरेन है, रॉक्स हैं, वो पानी अंदर जाता है। रिचार्जिंग एक्वाइफर्स दैट सप्लाई वाटर, जिससे वाटर की जो ग्राउंड लेवल है वो बढ़ती है, जिससे वाटर स्टेट्स जो एरियाज हैं इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर, वहां भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। किस तरह से हेल्प करता है यहां पे मैप के द्वारा हम लोगों को पता चल रहा है ना। मोर इवर, इससे भी ज्यादा क्या है कि जो अरावली है ना, ऑल्सो अलाइन विथ इंडियाज कमिटमेंट्स अंडर यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। हम लोग ने पहले भी बोला मैं आपसे कि भारत न जाने किन किन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है ताकि जो इकोलॉजी है उसको बैलेंस किया जाए, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे इकोलॉजी जो है वो डिसबैलेंस हो रहा है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ना जाने कितने इंस्टीट्यूशंस को हम मेंटेन कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। तो अरावली जो है ना, एक तरह से अलाइन करता है हमारा जो कमिटमेंट है कि डिजर्टिफिकेशन को रोका जाए, उसमें हेल्प करता है ये अरावली। लेकिन जो ऑनगोइंग थ्रेट्स है लाइक माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन, कौन सा थ्रेट है? कि माइनिंग का और अर्बनाइजेशन का जो थ्रेट है वो पहले ही ना बहुत सारा सिग्निफिकेंट डैमेजेज कर चुका है, यानी कि हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हमारी जो फ्लोरा है, हमारी जो फौना है, वो काफी पहले ही वो सिग्निफिकेंटली, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे वो डैमेज हो चुका है, जिसके कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है, वाटर का रिचार्ज जो है वो कम हो जाता है, और बहुत सारे हैबिटेट का लॉस होता है। तो अगर इस परिभाषा को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर उसको सेंटर में रखते हुए माइनिंग को हम लोग बढ़ावा देंगे, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देंगे, तो फिर जो सॉइल इरोजन है, जो हमारी फ्लोरा है, जो हमारे फौना है, उसको और डैमेज पहुंचेगा, जो रिजल्टेंटली हमारी इकोलॉजी को, हमारे इकोसिस्टम को काफी प्रभावित करेगा। कंटिन्यूअस हिल्स कटिंग अक्रॉस 4 नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स, अरावली प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द रीजन्स ट्री कवर एंड वाटर टेबल। वाटर टेबल को और ट्री कवर को बचाने में अरावली जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इट ऑल्सो एक्ट्स एज नेचुरल बैरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले पढ़ा, क्योंकि जो थार डिजर्ट का जो जब वहां पे हवाएं चलती है तो उसमें जो डस्ट है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो इधर कुछ स्टेट्स में नहीं आ पाते हैं, जैसे कि अलवर, जयपुर, दिल्ली, गुरुग्राम, फ्रॉम डिजर्टिफिकेशन से बचाता है। क्योंकि जब डस्ट आएंगे तो जो फर्टाइल लैंड है वो एरिड हो जाएगा। वहां पे फर्टाइल लैंड एरिड होने के कारण जो कहीं ना कहीं जो कृषि है, जो एग्रीकल्चर है, वो थ्रेटेन होगा, उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। तो इस चीजों से भी हमारा ये जो अरावली है वो बचाता है। अपार्ट फ्रॉम नियरली 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड, 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड ये हमारा माउंटेन रेंज है अरावली, इसके बावजूद इंडिया का देश सर्व एज इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैरियर, एक इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल बैरियर की तरह ये काम करता है डिजर्टिफिकेशन को बचाने में। दे हेल्प अरेस्ट द ईस्टवर्ड, हम लोग अभी पढ़े कि जो ईस्टवर्ड स्प्रेड होता है ना थार डिजर्ट से, वो हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में नहीं आता है, जिससे क्या करता है कि वो स्टेबलाइज करता है किस चीज को? क्लाइमेट को, और सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को। इसकी जो स्ट्रेचिंग है ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक लगभग 650 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। माउंटेन्स जो है ना ये सपोर्ट करता है वाटर रिचार्ज सिस्टम को, एंड आर द सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर्स का भी ना स्रोत रहा है, जैसे कि चंबल, साबरमती और लूनी। अब हम लोग माइनिंग को लेकर इसके प्रति क्यों इतना झुकाव है, हमारा जो इंक्लिनेशन है, तो वो इसलिए है क्योंकि ये जो रेंज है ना ये इंडोड विथ सैंडस्टोन, इसमें काफी मात्रा में सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, और जब मिनरल्स की बात की जाए तो लीड, जिंक, कॉपर, गोल्ड एंड टंगस्टन। वाइल हिस्टोरिकली माइंड फॉर दीज रिसोर्सेज, बहुत पहले भी इस सारी रिसोर्सेज के चलते इसमें बहुत ज्यादा माइनिंग हो चुका है। इट हैज इन द पास्ट 4 डिकेड्स बीन एक्सेसिवली क्वेरीड फॉर स्टोन एंड सैंड, और पिछले 4 डिकेड्स में ना बहुत ज्यादा एक्सेसिव इसको क्वेरीड फॉर स्टोन एंड सैंड के लिए इसको माइन किया गया है। दिस हैज, जिसके कारण क्या हुआ, इसकी जो क्वालिटी है, एयर क्वालिटी है, वो क्या हुआ? डिटेरियोरेट हुआ, वो बॉर्स हुआ, एज वेल एज प्लमेटिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज, और ग्राउंड वाटर जो रिचार्ज है वो भी कहीं ना कहीं स्टेलमेट में हो गया, कम गया है।
जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री सिंस द अर्ली 1990s 1990 से लगभग हैज लेट डाउन रूल्स, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए हैं जिससे को रिस्ट्रिक्ट किया जाए माइनिंग को, कि ओनली सैंक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए माइनिंग किया जाए, लेकिन इसको आमतौर पे फ्लैग्रेंटली वायोलेट किया गया है, उसका उल्लंघन किया गया है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी करते हैं, स्टेप इन करते हैं और इम्पोज करते हैं ब्लैंकेट बैन और माइनिंग इन फरीदाबाद, मतलब पूरी तरह से बैन करते हैं माइनिंग को फरीदाबाद में, गुरुग्राम में और मेवात डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। 2024 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिटेड द ग्रांटिंग ऑफ फ्रेश माइनिंग लीजेज, कि सुप्रीम कोर्ट मना करते हैं कि कोई भी नया लीज नहीं दिया जाएगा माइनिंग करने के लिए, एंड रिन्यूअल्स इन द रेंज एंड डायरेक्टेड इट्स सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी टू अंडरटेक डिटेल्ड एग्जामिनेशन, और बोलते हैं कि एक कमिटी है सेंट्रल CEC, सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी, कि वो अंडरटेक करे, इसको अपने अंदर ले, है ना, इसकी जांच पड़ताल करे, लीडिंग टू अ सेट ऑफ रिकमेंडेशन सबमिट, और एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन लाया गया जो 2024 में सबमिट किया गया सुप्रीम कोर्ट को। लास्ट में अगर बताएं हम आपको इसका जो इसेंस है क्या है, कि जो डिफिनेशन है ना अरावली का, वो प्लेसेस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गेन फॉर अ फ्यू ओवर लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। मतलब जो अरावली माउंटेन की जो परिभाषा है वो क्या है, कि जो दीर्घकालिक इकोसिस्टम है ना और जो सामाजिक लाभ है उसके बजाय कुछ लोगों की जो अल्पकालिक वित्तीय लाभ है उसकी प्राथमिकता दी गई है ना। हमारी जो लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल सोशल बेनिफिट्स है ना, इसको प्राथमिकता ना देकर जो फ्यू फाइनेंशियल गेन्स है ना, शॉर्ट टर्म फ्यू फाइनेंशियल गेन्स है, उसको प्राथमिकता दी गई है। तो हमारा जो कर्तव्य है, हमारे जो देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना, उसकी जो कर्तव्य है वो क्या है, कि इट इज क्रूशियल, ये बहुत ही क्रूशियल है कि वो रिविजिट करे जो डेफिनेशंस लाया गया है, उस पर पुनर्विचार करें, क्योंकि नेचर कैन नॉट स्पीक फॉर इटसेल्फ इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। नेचर जो है ना, कोर्ट ऑफ लॉ में खुद नहीं बोलता है। व्हेन इट डज स्पीक, जब ये बोलता है तो ये बाहरी तरीकों से बोलता है, ये बाहर इसका रिजल्ट दिखता है, और रिजल्ट किस चीज में दिखेगा, तो इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड ड्राउट्स। इट इज अ हार्श रिमाइंडर, इट इज अ हार्श रिमाइंडर दैट एट द एंड ऑफ द डे इट इज नेचर दैट इज सुप्रीम, नॉट इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। अंततः जब इसका रिजल्ट निकलेगा, जब हम लोग फ्लड से, लैंडस्लाइड से, ड्राउट से जूझ रहे होंगे, तब कहीं ना कहीं हमें यह पता चलेगा कि प्रकृति ही सर्वोच्च है, मानव द्वारा निर्मित संस्थाएं नहीं। द एसेंस इज मच मोर क्लियर कि अरावली की इंपॉर्टेंस कितना है, और जो रिसेंट डेफिनेशंस आया वो किस हद तक सही है, और अंततः जब हम लोग जानेंगे कि मानव निर्मित जो संस्था है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रकृति जो है वो सुप्रीम है, बट उससे पहले हम लोगों को सतर्क होना जाना चाहिए, कॉशियस हो जाना चाहिए, ताकि हमारी जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, वो बैलेंस्ड रहे, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा गोल है वो हैम्पर नहीं हो। तब आइए, आज का जो है न्यूज है वो यहाँ पे समाप्त होता है, फिर हम लोग मिलेंगे, कुछ अच्छे न्यूज लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।